टीआईए के साथ क्या हो गया? टीआईए क्या थी? कैसे कोड़ियों के दाम बिक गई? अब 30 से 50 जहाज होने के बाद हमने पर एरोप्लेन 100 से 150 मुलाजमीन रखते हैं। 7,500 मुलाजमीन फिर भी हमारे ज़्यादा है। हर मुश्किल का एक हल होता है। 1000 सक्सेस के तरीके हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। इस मुल्क के माशी मसाइल क्या हैं? अलार्मिंग बात यह है कि पाकिस्तान की 40% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे। 44.5 मिलियन एलिजिबल लेबर इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। आपकी इन्फ्लेशन 2022 में तकरीबन 14% में थी, 2023 में अराउंड 26% प्लस पे गई। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% जो आबादी है ना वो टैक्स पे करती है। अगर आप ये समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी दो क्या चीजें हैं जो दीमक की तरह इस वक्त हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ्लैश लाइन की पॉडकास्ट सीरीज से कामरान मलिक का सलाम पहुंचे। दिन ब दिन जो हालात पाकिस्तान के जिस तरफ जा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें रुनुमा हो रही हैं कि जिनने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मैं क्यों ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊं कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं उनको टच ज़रूर करता हूं। तो ऐसे तमाम सिचुएशन में मैंने बड़ा तलाश किया कि मैं किसी एक ऐसी शख्सियत को लेके आऊं जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में ना सिर्फ बताएं बल्कि वो ये भी बताएं कि इस माशी सूरत हाल को बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। बेसिकली मेरा ख्याल है कि हम स्ट्रेट अवे जाते हैं सलमान कैसरानी साहब की तरफ। सर, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का सर। आपको मैंने दावत दी और आप इतनी आपकी शफकत है कि आपने मेरी दावत को फौरन कबूल किया। आपकी लाइफ में के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो मुश्किलात हैं जो आपने देखी हैं और उन मुश्किलात से आपने जिस तरीके से इस मुल्क को सर्व किया है, कुछ थोड़ी सी रोशनी उस पर डालें, फिर हम आगे चलेंगे सर। देखिए, हर मुश्किल का एक हल होता है। ठीक है, मुश्किलात ऑर्गेनाइजेशंस में भी आती हैं, मुश्किलात मुमलिकतों में भी आती हैं, मुश्किलात इंडिविजुअल घरानों में भी आती हैं, लेकिन असल हल ये है कि आप उस मुश्किलात से किस तरीके से निकलते हैं। और वो तरीका कहते हैं ना कि प्रूवन सक्सेस मेथड्स होने चाहिए। अगर आप पास 1000 सक्सेस के तरीके हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। इसी तरीके से जब मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में गया तो वो इमर्जिंग स्टेजेस पे थी। मतलब पीएसओ का न्यू विजन लॉन्च हो रहा था। इसी तरह जब हम एफडब्ल्यू में थे तो एफडब्ल्यू में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लॉन्चिंग स्टेजेस पे था, तो उसको हम लेके आगे चले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबियां। लेकिन आज इस मुल्क की बात करें कि इस मुल्क के माशी मसाइल क्या हैं और उन माशी मसाइल से किस तरीके से निकला जा सकता है। ठीक है ना, एक मसले बताना तो बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना आप मुझे किसको कहें मैं 25 चीजें क्रिटिसाइज करके बता दूं, लेकिन उनका हल क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। इमीडिएट दो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसको हमें फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। आप किसी भी कामरान मुल्क के अगर आपने माशी तौर पे उसको एनालाइज करना हो तो कुछ बेंचमार्क्स होते हैं कि वो बेंचमार्क्स जिससे ये जाहिर होता है कि मुल्क इस वक्त है कहाँ। सबसे पहला बेंचमार्क्स होता है कि सतह गुर्बत से आपकी कितने फीसद लोग नीचे रहते हैं। अब सतह गुर्बत की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है। देखिए, जो लोकल डेफिनेशन है वो 2015 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया। वो है रज़ा के तौर पे 2350 कैलोरीज इनटेक पर पर्सन। ओके। और जहां तक आमदनी का ताल्लुक है वो $3.65 पर डे पर एडल्ट इनकम है, यानी कि तकरीबन 30,600 रुपए माहाना इनकम। अलार्मिंग बात यह है कि पाकिस्तान की 40% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे होना। दूसरा फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एलिजिबल लेबर फोर्स की पाकिस्तान की रेट की जाती है 6.8 to 9%। चलिए हम 6.8% ले लेते हैं, यानी कि 44.5 मिलियन एलिजिबल लेबर इस वक्त अनएम्प्लॉयड है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 75 मिलियन एलिजिबल लेबर्स।
फिर आ जाता है आपका जीडीपी ग्रोथ आ जाती है। जीडीपी ग्रोथ जो फिस्कल ईयर 23-24 में टारगेट किया जा रहा है वो तकरीबन अब रिवाइज हुआ है, वो 2.6% है, जबकि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% है और इंडिया की जीडीपी 8.2%। पिछला फिस्कल ईयर अगर देखा जाए 22-23 का, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी थी वो 370 बिलियन यूएस डॉलर से गिर के 340 बिलियन यूएस डॉलर्स पे आ गई, जबकि ग्लोबल जीडीपी उस वक्त 3.3% पे थी और इंडिया की जीडीपी 7% पे थी। अब कामरान ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। इन्फ्लेशन आपकी पिछले 70 साल से कभी भी 10% से ज्यादा नहीं गई। आपकी इन्फ्लेशन 2022 में तकरीबन 14% पे थी, 2023 में अराउंड 26% प्लस पे गई। फिर आपका आ जाता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% जो आबादी है ना वो टैक्स पे करती है और हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो अराउंड 10% है, जबकि एशिया पैसिफिक की टैक्स टू जीडीपी रेशो 19.5%। फिर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी डेट टू जीडीपी रेशो, यानी कि आपका जो टोटल कर्जे का हुजूम है वो 265 अरब डॉलर्स का है और आपकी जो इकोनॉमी की वर्थ है वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 345 बिलियन यूएस डॉलर है, आईएमएफ उसको 370 है। ये वो पैमाना है कि वो बताता है कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी हैं कर्ज को वापस करने की। अब ये सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है। अब ग्राउंड सिचुएशन वही ना, एतराज तो कर दिया, अब इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, वो पेंटिंग लगाई तो पेंटिंग में नुक्स बताए तो 25 नुक्स बता दिए, उन्होंने कहा कि ठीक करो तो किसी ने ठीक कर। मैं आपको रीवैम्पिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म है, फिर शॉर्ट टर्म में आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बताऊँ। सबसे पहले वी शुड प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। मसलन जो कर्ज लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसको अवॉइड करें, इसलिए कर्ज जो है उस पर एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट है जो अल्टीमेटली इस कौम ने वापस करना है। ये कोई ग्रांट नहीं है, ये कोई एड नहीं है, ये एक लोन है जिसके तहत आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मुल्तान सखर मोटरवे की। इसके कामरान ईयर्स को नोट कीजिएगा। 2014 में इसको कंसीव किया गया, 2016 से 2019 में इसको तामीर किया गया। ये 6 लेन मोटरवे है। इसकी पर लेन किलोमीटर कॉस्ट जो 2014 में कंसीव की गई थी और 2016 से 19 के दरमियान बनाई गई थी वो उस कॉस्ट से ज्यादा है जो आजकल NHA 2024 में पे कर। तो सर सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ अभी, ठीक है आप बता रहे हैं, आपने तो पहला पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, जो हम कर्जे लेके जो कोशिशें कर रहे हैं तो ये तो मतलब एक आम घर की मिसाल है ना सर। घर भी कर्जों पे तो नहीं चल सकते, अगर आपने कर्जे भी उतारने हैं तो घर के सारे लोग भी काम कर रहे हो तो कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है। तो सर अगर हम कर्ज ना ले तो फिर क्या करेंगे, मतलब किस तरीके? यही इसको मैं हल बता रहा हूँ जी, देखिए। और इसी तरह मैंने आपको बताया जो IPPs में हमने 1990 की दहाई में गलतियां की, ठीक है। अब हमने ये हमारा पहला पिलर है, कर्ज को अवॉइड किस तरह से किया जाता है। अवॉइड करने का मैं इन तीनों पिलर्स के बताने के बाद आपको बताऊंगा अवॉइड किस तरह से हो गया। पहला पिलर तो हो गया कि आप कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें, ठीक है। दूसरा यह है कि प्रोटेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक एसेट्स। स्टील मिल हमारा इकोनॉमिक एसेट है, PIA हमारा इकोनॉमिक एसेट है, रेलवे इकोनॉमिक एसेट है, वापडा इकोनॉमिक एसेट्स है, OGDCL है, PPL है, PSY इकोनॉमिक एसेट्स हैं। यस, इनको आपने प्रोटेक्ट करना है किस तरह से, कॉर्पोरेटाइजेशन करके। इनकी जो बैलेंस शीट है और क्रेडिट वर्दीनेस है उसको इम्प्रूव, आप कह रहे हैं ना किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है, किस तरीके से, कॉर्पोरेटाइजेशन के थ्रू। और कॉर्पोरेटाइजेशन किस तरह से करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। अगर आप ये समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, तो ये पॉसिबल नहीं है। किस तरह नहीं है, मैं लॉजिकली बात करता हूँ। ये तो आप एक इन्वेस्टर हैं, आपका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है, आप पाकिस्तान रेलवे खरीदना चाहते हैं। पाकिस्तान रेलवे का जो रेवेन्यू है वो पाक रुपीस में, जो रिटर्न ऑन इक्विटी आप लेके जाना चाहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में वो आप डॉलर में लेके जाना चाहेंगे।
आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस बात की इजाजत देते हैं कि आप वो इक्विटी डॉलर्स में बाहर ले जाएं? नॉट एट ऑल, नहीं देते सर कोई सिचुएशन। गॉट इट। मैं उस जवाब की तरफ आस्ता आस्ता आ रहा हूं जो आपने पूछा। फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास ऑप्शन है वियतनाम में इन्वेस्ट करने का, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट करने का, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में और पाकिस्तान में। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है। फिर आप टैक्स स्ट्रक्चर को देखेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर कहाँ बेहतर है। फिर आप उसके बाद देखेंगे यूटिलिटीज की कॉस्ट क्या है, बिजली की कॉस्ट क्या है, गैस की कॉस्ट क्या है, कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, इंटरनेट के कनेक्शंस किस तरह है, फिर आपकी एक्सेस कैसी है। आप इन 5 चीजों को एनालाइज कर लें एज ए इन्वेस्टर, आप पाकिस्तान को किस नंबर पर रखेंगे? ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कहना कि हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अपने की इकोनॉमिक एसेट्स को बेच के ले लेंगे, तो ये आम ख्याली है। आपकी बात का जवाब यह है कि हमें लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए जो पैसा कमा के पाकिस्तान में ही लगाएं, या एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज को इनकरेज करना चाहिए जो पैसा लगा के पाकिस्तान में लगाएं। ये 2 पिलर्स हो गए। तीसरा पिलर ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो। उसके बगैर आप जीडीपी टारगेटेड ग्रोथ को नहीं मीट कर सकते। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मैं आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो G21 का इनिशिएटिव है। उसके मुताबिक 2014 से लेकर 2040 तक दुनिया को $93 ट्रिलियन की जरूरत है ग्लोबल जीडीपी टारगेट को मीट करने के लिए, यानी कि $3.8 ट्रिलियन एनुअली रिक्वायर्ड है। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, KSA की, UAE की, वो अपने जो $multi-billion प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नियॉन सिटी हो गया, रेड सिटी, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आ रहे हैं। तो तीसरा हल ये है कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को की तरफ जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जनाब ऐसी 2 क्या चीजें हैं जो दीमक की तरह इस वक्त हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रही। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने ये जो 3 पिलर्स की बात, इसमें जो पहला एक आपने पिलर बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप उसको करके, तो आप लोकल जो इन्वेस्टर है या आपका जो इस वक्त आपका बैठा हुआ एक्सपेक्टेड बैठा हुआ है, आप उसको इन्वॉल्व करें। तो मैं सर ये चाहूंगा कि इस वक्त तो सर पाकिस्तान के अंदर जो बैठा हुआ इन्वेस्टर, उसका माइंड में बिल्कुल वही बना हुआ है जो इस वक्त एक फॉरेनर का बना हुआ है कि व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो आप कह रहे हैं वो इनकरेज करें, उसके लिए मतलब आप क्या समझते हैं, कैसी चीज की जाए कि वो इनकरेज हो गई, यार ठीक है मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ। देखिए, आज की जो पॉडकास्ट है उसका एंड नेट रिजल्टेंट यही है कि उनको किस तरीके से इनकरेज किया जाए। स्टेप वाइज इनकरेज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट एक इन्वेस्टर को पकड़ के ले आए और हम उसको इनकरेज करें। मैं स्टेप वाइज, पहला स्टेप क्या है मैं आपको बता रहा था। सबसे पहली चीज है जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, SOEs हैं। मैंने कहा 2 चीजें दीमक की तरह काट रही हैं। SOEs जो हैं वो हर साल 905 बिलियन रुपीस का लॉस कर रही हैं, और जो कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन 23% ज्यादा होता जा रहा है। फिर हमारा सर्कुलर डेप्थ है जो कि हमारे एनर्जी सेक्टर और हमारे पेट्रोलियम सेक्टर को और गैस सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। वो तकरीबन 2.30 ट्रिलियन रुपीस तक पार है। अब ये दोनों चीजें बढ़ती जा रही हैं और हमारी इकोनॉमी को खोखला करती जा रही है। आपने पूछा तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि हम जो ब्लू चिप कंपनीज हैं 100 इंडेक्स की, उनकी हम एक SPV बनाएं। मसलन मिसाल के तौर पे ENP कंपनीज हैं 3, OGDCL है, PPL है और मारी एनर्जीज है। इन तीनों ये सर्कुलर डेप्थ के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने इनको पैसा देना है। मसलन OGDCL का 543 बिलियन रुपीस देना है, PPL का 510 बिलियन रुपीस देना है, मारी एनर्जीज का 42 बिलियन रुपीस देना है। अगर ये तीनों कंपनीज मिलके एक SPV बना लें, स्पेशल पर्पज व्हीकल, और वो स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज तो हमारा माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, कम से कम 100 इंडेक्स कंपनीज को तरक्की कर रही है।
और हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग के तहत अपने एसओईज जो हैं उनको इम्प्रूव करें। तो जनाब आपका लोकल इन्वेस्टर इनकरेज होगा। जब इनकी शेयर ये तो प्रूवन ब्लू चिप कंपनीज हैं, ये तीनों जिनके मैंने नाम दिए प्रूवन ब्लू चिप कंपनीज। जब इनके तीनों मिलके एक कंपनी बनाएंगे जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट होगी और इनोवेटिव फाइनेंसिंग करेंगे, किसके अगेंस्ट? जो आपकी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उनको खड़ा करने के लिए। जब एक ऐसी एग्जांपल कामरान सेट हो गई ना, तो पूरी दुनिया उसके पीछे चल के आएगी। लेकिन पहला स्टेप हमें ब्लू चिप कंपनीज ने लेना है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स पे बस हम टॉक ऑफ द टाउन है पीआईए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर ये पीआईए के साथ क्या हो गया, पीआईए क्या थी और ये कैसे कोड़ियों के दाम बिक गई, और ये हम अगर चाहें तो उसको कैसे रोक सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर। देखिए, आपका पहला सवाल था कि लोकल इन्वेस्टर्स और एक्सपेट्रिएट को किस तरह लेकर, वो मैंने जवाब दिया। फिर आपने कहा इनको इनकरेज किस तरह किया? यस सर, इनकरेज हम ब्लू चिप कंपनी की एग्जाम्पल ले। अब मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें OGTCL, PPL और मारी एनर्जीज, तीनों ब्लू चिप कंपनी ने, इन्होंने एक SPV बना दी। हमारे पास एलिंग SOE है, PIA। हम सबसे पहले PIA की हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, आपको शुरू से तशरीह करनी है ना सर। PIA की हिस्ट्री क्या है? 1955 में जिसकी बुनियाद रखी गई। दिस ऑर्गेनाइजेशन was known for its service, yes, its latest aircraft fleet और its international routes। इसने 3 एयरलाइंस डेवलप किए, एयर तंजानिया, एयर माल्टा, श्रीलंकन एयर। अच्छा, 3 डेवलप किए। ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज लोग उसको 85 बिलियन रुपीज में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं? कोई रीजन तो होगा ना। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाया गया। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक जहाज पे 100 से 150 मुलाजमीन होते हैं। पाकिस्तान के पास 30 जहाज हैं, जिसमें से 19 ऑपरेशनल है, बाकी ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, एक जहाज के अगेंस्ट जहाँ 100 से 150 मुलाजमीन होना चाहिए थे, वहाँ 500 मुलाजमीन। ये फैक्ट है, ये 2 फिगर्स आ चुके हैं। दूसरा, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। 803 अरब रुपए के कर्जे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और 80 to 100 बिलियन ईयरली लॉस कर रही है। तीसरा, वही ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है। आपके 30 में से 19 जहाज ऑपरेशनल है, बाकी आप कराची में एयरपोर्ट पे जाएं, आपको जंग खड़ा हुआ जहाजों का नजर आएगा। ये 3 आपकी प्रॉब्लम्स है। अब इनको सॉल्व किस तरह से करनी है? अब सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने जहाजों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो आपके मौजूदा फ्लीट है इसको बेहतर करना पड़ेगा और एक आपको एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट। मतलब मैं इन 30 जहाज़ों को, ये सारी एविएशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन 30 जहाज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए आपको $50 मिलियन पर ईयर पर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तब इसका रेवेन्यू आपको $55 मिलियन पर एरोप्लेन पर ईयर मिल जाएगा। आपको शॉर्ट हॉल के लिए कम से कम 5 जहाज हर 10 साल में खरीदने हैं। वो आपकी कैपिटल लीज होगी। कैपिटल लीज होती है कामरान, जब आप एक लीज अमाउंट पे करते हैं, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। तो आपने 5 जहाज हर 10 साल बाद ऐड किए, शॉर्ट हॉल के जो 100 सीटर होते हैं। $5 मिलियन इसकी लीज है, इसके ऑपरेशनल एक्सपेंस $12 मिलियन आते हैं और इसकी जो रेवेन्यू है वो $28 मिलियन का है। वो ये शॉर्ट हॉल के लिए बात करता हूँ। अब लॉन्ग हॉल के लिए आपने ऑपरेशनल लीज लेनी। ऑपरेशनल लीज क्या है कि वो आपके जो एंड ऑफ द लीज आपको एरोप्लेन वापस करना पड़ता है। अगर आप बोइंग 777-200 लेते हैं जो 340 सीटर का है, इसकी ऑपरेशनल लीज $10 मिलियन की है, इसका ऑपेक्स $35 मिलियन पर प्लेन है और इसका जो रेवेन्यू है वो $75 मिलियन का।
ठीक है। अब मैं आपको टोटल हल बता रहा हूँ। हमने जहाज बढ़ा लिए, किस तरह बढ़ाया, कैपिटल लीज और ऑपरेशनल लीज के तहत, और जो उनके नॉन फिगर्स हैं इंडस्ट्री को, उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करके। अब राइट साइजिंग, अब हमारे जहाज 30 से 50 हो गए। जो 30 थे उसमें हमने एक जहाज पे $50 मिलियन का ऑपेक्स करके उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आए। अब 30 से 50 जहाज होने के बाद हमने पर एरोप्लेन 100 से 150 मुलाजमीन रखते हैं, 7,500 मुलाजमीन फिर भी हमारे ज्यादा है। अब उनको आप ऐसे फारिग नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग यूनियन है, और फिर हम किसी को बेरोजगार करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने कहता हूं कि हमने एट एन एवरेज, हम अगर 75 लाख रुपीस पर एम्प्लॉय दें, तो इसमें आपका एम्प्लॉय पीएन से लेके आपका पायलट तक है, मतलब गोल्डन शेक जी गोल्डन शेक, बस आपका पीएन से लेके, मैंने हर एम्प्लॉय के लिए 75 लाख रुपए रखती है। किस टोटल आपने फिगर कितने बताए थे? हमारे पास ज्यादा है 7,500 7,500 हमारे पास ज्यादा है। और हम कब ज्यादा है? जब आपका फ्लीट 50 का हो जाएगा और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा होगा, तो 7,500 मुलाजमीन आपको फारिग हैंडशेक करके फारिग कर। ओके। और हमने हर मुलाजिम के लिए 75 लाख रुपीस पर एम्प्लॉय रखा, एक एवरेज रखा। मैं किसी को 10 लाख मिल रहा होगा, 15 लाख मिल रहा होगा, किसी को 8 करोड़ भी मिल रहा होगा एट एन एवरेज। तो ये तकरीबन 52.5 बिलियन रुपीस का भारत। तो पीआईए को जो रिहेबिलिटेट करते हैं ना, जो पीपीपी में जो प्रोसेस करते हैं, उसे रिहेबिलिटेट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बोलते हैं। तो पीआईए को रिहेबिलिटेट करने के लिए $500 मिलियन की जरूरत है। ओके। कुल मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, इसका पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है, यानी $500 मिलियन 137 बिलियन रुपीस। ठीक है जी, ये आपको चाहिए। अब ये जो मैंने आपको ओपेक्स और कैपेक्स बताया कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जब ऑपरेशन एक्सपेंसेस करते हैं, उस जहाज की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आते हैं, तो उसकी रेवेन्यू जनरेशन कितनी होती है। इसका ओपेक्स बनता है 614 बिलियन पीकेआर और इसका रेवेन्यू बनता है 801 बिलियन पीकेआर, यानी कि 187 बिलियन आप प्लस में आ जाते हैं। आपने मुलाजमीन को भी एक अच्छा पैकेज दे दिया, आपने अपने फ्लीट को भी इम्प्रूव कर लिया, आपने राइट साइजिंग भी कर ली। तो ये तो पीआईए का माजी हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, उसका हल रिजॉल्व हो गया। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि ये अपना देखिए, अगर आप मतलब बता रहे हैं माशाल्लाह, आपका अपना एक है, अक्षर सर डेफिनेटली और भी लोग, लेकिन इसकी ब्राइट साइड लोग नहीं देखते। अब ब्राइट साइड ये है कि पीआईए के पास जो रियल स्टेट एसेट्स हैं वो अनकंपेरेबल है। यस। मसलन रोजोवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का की वैल्यू $662 मिलियन की, जो सोफिटेल होटल पेरिस का है उसकी $640 मिलियन की वैल्यू, और फिर जो इनके ऑफिसेज और इनकी फैसिलिटीज है वो मेजर लोकेशंस पे। प्लस सबसे बड़ी बात, हमारे पास 30 इंटरनेशनल रूट्स और लैंडिंग राइट्स हैं जिसकी कॉस्ट है। बिल्कुल। एशिया के हैं हमारे पास हैं, मिडिल ईस्ट के हमारे पास हैं, यूरोप के हमारे पास हैं, नॉर्थ अमेरिका के हमारे पास। अच्छे दिनों की बातें हैं ना सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये है, ठीक है सर, ये ब्राइट साइड में बता रहा हूँ। आपको पता है JKF एयरपोर्ट जो है अमेरिका में, इसके लैंडिंग राइट 1 मिलियन से $5 मिलियन के हैं एक एयरपोर्ट। वहां पर 30 रूट्स और 30 इंटरनेशनल लैंडिंग राइट्स। आप उस वक्त में से एक नई एयरलाइन जाती है तो उसको कितना पैसा खर्च नहीं। तो ये इसकी एक पॉजिटिव साइड है। मेरे जाती राय के मुताबिक अगर ये जो 2 होटल्स हैं इनको रिहेबिलिटेट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे पीपीपी मोड में लिया जाए, और वो जो एसपीवी है जो हमने बनाई है, जो सर्कुलर डेट प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और हम एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग करें तो हमारे मसाइल का हल निकल आता है। लेकिन हमें इस हल से पहले जो हमें कोटेशन आई है अब उस पे भी आते हैं ना, उस पे पहले आ गए। देखो, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू बता दिए। अब प्रैक्टिकली हुआ क्या है? हुआ ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 60% स्टेक्स के लिए, ठीक है ना, 85 बिलियन रुपीस के जनाब कॉस्ट डिमांड थी।
हमारा 800 प्लस का जो डेट ड्यू था, लाइबिलिटीज थी पीआई की, उसमें से 600 बिलियन एक होल्डिंग कंपनी, पीआई होल्डिंग कंपनी बना के उसमें पार्क कर दिए, और 202 बिलियन आपके प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने लाइबिलिटी शो की। और हमारी जो एसेट वैल्यू है कामरान, वो बुक वैल्यू पे शो की 163 बिलियन। बुक वैल्यू क्या होती है? वो मार्केट वैल्यू नहीं होती। बुक वैल्यू में आपकी डिप्रिसिएशन कट हो रही होती है। मतलब वो जिस साल की एक चीज होगी उससे कैलकुलेट करना शुरू आखिर में जो है वो हमें वो लोहे के भाव पे। हाँ, प्लस सबसे बड़ी चीज है, आपके लैंडिंग राइट्स नहीं लिए, आपकी रूट के चार्जेस आपने चार्ज नहीं किए हुए, इसमें अकाउंट फॉर नहीं किए हुए। इनकी डिमांड 85 बिलियन की थी, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 बिलियन की दे। प्लस ब्लू वर्ल्ड ने कहा कि जी हमारा एडवांस सेल्स टैक्स माफ किया जाए, कस्टम ड्यूटी माफ की जाए, हमारे कंसेशन ऑन टैक्सेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो माफ किए जाए, हमारे जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं उसको डेफर किया जाए, जो नेगेटिव इक्विटी आ रही है 45। वो एक एहसान कर रहे थे हमें। आप सुनिए ना, आगे सुनिए ना। 45 बिलियन की जो नेगेटिव इक्विटी है उसको भी माफ किया जाए। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा जो 10 बिलियन की, मैंने तो कहा ना हमें 500 बिलियन 137 बिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए। इनसे कहा गया था कि जी आप ब्रिज फाइनेंसिंग कर दें 10 बिलियन की। इसलिए जो पहले साल आप चल रहे हो ना, पहले साल तो आपको जो रेवेन्यू जनरेशन का जो एक्यूमुलेशन होगी वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगी ना। तो आपको शुरू में, मैं तो कह रहा हूँ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत है। इनसे कहा था आप 10 बिलियन रुपीज लगा दें, उन्होंने कहा उसको भी आप डेफर कर दें। प्लस ये कहा कि 12 बिलियन रुपीज की जो प्रॉपर्टीज पीआईए की हैं वो पीआईए के जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम कर दें। तो जाहिर बात, ये कोटेशन तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। अब कामरान हमारा हल क्या है? ठीक है ना, आपने प्रॉब्लम्स बता दी, जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब हल क्या है? देखिए, हल मैंने शुरू में कहा था ना कि प्रूवन सक्सेस मेथड्स, 1000 जो तरीके हैं सक्सेस के, उनमें एक तरीका बाहरी है, वो है प्रूवन सक्सेस मेथड्स को अडैप्ट किया जाए। प्रूवन सक्सेस मेथड में पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड, जरा थोड़ा सा कंसेप्ट इसका दीजिएगा। ये पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड जो है, ये कोई मैं पहली दफा पाकिस्तान में नहीं, ये कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जॉर्डन में है, ओमान में है। होता क्या है कि आप टैक्स लोगों पे लगाते हैं तो उनकी इनकम में से एक हिस्सा कट के आपको वो टैक्स अदा करते हैं। बस मेरी 100 रुपये अगर इनकम थी, उसमें से मेरे 20 रुपये कट गए तो मेरी इनकम 80 रुपये रहेगी। जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड है वो आपको टैक्स करता है, उस टैक्स से अगेंस्ट आपको डिविडेंड पे करता है। आप टैक्स करते हैं, आप मजीद अमीर और बेहतर हो जाते हैं। अच्छा मैम, अब पब्लिक सर्विस हमने क्या किया, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू रिहेबिलिटेट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर एक प्रोसेस है। यानी कि आपने चीज को, पीआईए को बेहतर किया, उसको ऑपरेशनल किया, उसमें से अपनी इक्विटी वापस ली और उसको फिर वापस एक नॉमिनल अमाउंट पे वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी। अब रिहेबिलिटेशन, ऑपरेशन और ट्रांसफर के लिए हमें 25 साल दरकार है, जो उसका पीरियड, जो कंसेशन पीरियड इसको कहते हैं। अब हमारे 3 टारगेट्स हैं। सबसे पहला टारगेट है 202 बिलियन जो कि लाइबिलिटी है। ओके, ठीक है। दूसरा टारगेट है कि हमें जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 85 बिलियन 60% स्टेक्स के अगेंस्ट मांगा है, हम 85 की जगह 100 बिलियन देने के लिए तैयार है। मेरा जो मॉडल है। तीसरा ये है कि जनाब आपने जो इसको रिहेबिलिटेट करना है उसके लिए आपको 137 बिलियन चाहिए। ठीक है, तो 3 रड़ियां हो गई। अब ये जो हमने कंपनी बनाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूं। जब आपकी एक गवर्नमेंट एंटिटी और एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपस में अपने रिसोर्सेज ज्वाइन करके कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइंटली एग्जीक्यूट करती हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपल फर्स्ट का कंसेप्ट, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। अब जनरल पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में किस तरह से काम हो रहा है, ये 3 ब्लू चिप कंपनीज मैंने उठा ली हैं। ठीक है,
जो सर्कुलर डेथ में जिनका मैंने आपको बताया 540, 510 और 45 बिलियन ड्यू है, गवर्नमेंट ने इनको देना है। गवर्नमेंट वो पैसा तो वापस कर नहीं रही, लेकिन उसके अगेंस्ट काइबर +2% पे इंटरेस्ट पे कर रही। लॉस हो रहा है ना गवर्नमेंट। हमने वो जो 202 बिलियन की लाइबिलिटी थी कामरान साहब, उसको क्लीन स्वाइप कर दिया, यानी क्या सर्कुलर डेथ में से उसको माइनस कर दिया और ये वाला जो लाइबिलिटी थी इसको जीरो कर दी। ठीक है, इसमें फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट जो 202 की लाइबिलिटी थी उसकी कम होगी और जो वो इंटरेस्ट पे कर रही थी वो अब उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। जो ये 3 कंपनीज थी इनकी 200 बिलियन की जो लाइबिलिटी कम हुई उसके अगेंस्ट इनको एक एसेट मिल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्लाइड भी आप शो कीजिएगा। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वर्थ 1.2 बिलियन $US है। 137 बिलियन रुपीस की मिनिमम वर्थ है, उसके अगेंस्ट इनको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है ना। प्लस हमने 85 की जगह 100 बिलियन ऑफर किया है कि हम ये जो 2 होटल्स हैं इनकी हम लाइबिलिटीज भी उठाएंगे, इनको ऑपरेट भी करके देंगे और उसके बाद आपको वापस ट्रांसफर कर देंगे। ये रिहेबिलिटेट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोसेस है। तो पहला 200 बिलियन की लाइबिलिटीज तो इधर से इक्वेट हो गई। अब आ जाता है 100 बिलियन। 100 बिलियन हमने क्राउड फंडिंग के तहत इकट्ठा करना है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप इसको शेयर्स फ्लोट करना चाहते हैं, आप 100 रुपए के 10 शेयर भी फ्लोट कर सकते हैं, 10-10 रुपए के। आप 100 रुपए के 100 शेयर्स भी फ्लोट कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग में आपका स्फेयर ऑफ बाइंग शेयर बढ़ जाता है, अमाउंट कम हो जाता है। अब हमारा टारगेट है मतलब इसको मैं सिंपल फाज में अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे एक कमेटी डलती है 50,000 रुपए की और हम बंदे कमेटियों वाले ज्यादा ले लेते हैं ताकि 500 रुपए आ जाए। yes. और ज्यादा लोग दे सकें, ज्यादा लोग। ओके सर, ठीक। अच्छा, फिर इसमें जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड है उसमें ये जो पैसा देंगे उसके अगेंस्ट इनको डिविडेंड मिलेगा। वो मिशन आप आजकल जैसा आप बिजली के बिल में PTE का टैक्स पे करते हैं जी सर, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको डिविडेंड तो नहीं मिलता। नहीं, हम पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड एक एक्ट के तहत लॉ बनेगा, उस लॉ के तहत क्राउड फंडिंग होगी। क्राउड फंडिंग की 3 कैटेगरीज हैं कि वो उसको डिविडेंड किस तरह मिलेगा। इसका डिनोमिनेटर सिर्फ 500 रुपए का, यानी कि एक बंदा 500 रुपए का शेयर खरीदेगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी? जितने भी NIC कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, NIC कार्ड होल्डर्स 122 मिलियन हैं। अगर इसमें से 30% लोग भी हमारी ये जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड में आते हैं तो हमारा टारगेट मीट हो जाता है। इस तरीके से कि हर NIC कार्ड होल्डर ने एक शेयर खरीदना लाजमी है, मिनिमम 500 रुपए का। उस 500 रुपए के अगेंस्ट 3 साल में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू होगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे उसको हर साल 18% प्रॉफिट मिलेगा। पहले साल भी 18 मिला, दूसरे साल भी 18 मिला, तीसरे साल भी 18 मिला और तीसरे साल उसके 500 रुपए की वापस हो गए। 18% सर? जी, आपका बैंक आजकल 11% पे आ सर, 10, 11, 12 मैक्सिमम। तो ये वर्केबल है ना सर? बिल्कुल। 500 मैंने जब ये कह मैंने अपने जो मेरे गाँव में मुलाजिम है एजाज 25 साल से मेरे साथ है, मैंने उसको ध्यान में रखा। आया वो 500 रुपए लगा सकता है या नहीं लगा सकता? मैंने कहा 500 रुपए वो लगा सकता है और जबकि 500 पे उसको 18% इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद उसको 500 वापस भी मिल जाएंगे, तो बड़ी खुशी से लगाएगा। और वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा वो शेयर, वो 500 का 5,000 पे भी पहुंच सकता है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे टैक्स पेयर्स हैं। अब एक्टिव टैक्स पेयर्स हमारे 5.67 मिलियन, ठीक है। अब उसमें से अगर 20% भी इस पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड के तहत हमारे साथ आए और हम उनको प्रेफर्ड शेयर्स इशू करें। प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं कि आप एक शेयर वैल्यू की मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर देते हैं, यानी हमने प्रेफर्ड शेयर में 17% आपको डिसाइड कर दिया है कि आप हर टैक्स पेयर 2,500 रुपए के शेयर लेने का पाबंद होगा। उस पे उसको 17% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा अगर आप शेयर वैल्यू स्टॉक में बढ़ गई तो ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कम में उसको 17 से कम नहीं मिलेगा। तो अगर ये सिर्फ 20% भी जो हमारे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से लोग आते हैं तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। बस ठीक है ना, कितना? 17%। मतलब सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं और मेरे सारे घर वाले तमाम वो जो टैक्स पेयर्स भी हैं और जो नहीं भी हैं,
जो नहीं है वो 500 रुपए वाले खाते में आ जाएंगे और हम सारे दूसरे खाते में। हाँ। वी आर रेडी टू। और 2,500 आजकल बर्गर की कॉस्ट आ जाती है। मैं अभी मेरा बेटा कॉफी पी के 2,500 रुपये दे के। ऐसे ही है सर। अच्छा, तीसरी लिस्ट आ जाती है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सनल। अच्छा ठीक है, अब ये तकरीबन 0.5 मिलियन है। इनको भी हम प्रेफर्ड शेयर्स देंगे, लेकिन इनको 25,000 रुपए के प्रेफर्ड शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कंपनी है, 25,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस 25,000 पे उनको 17% कंफर्म इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड, कंफर्म डिविडेंड मिल रहा है। अगर नीचे जाएगा तो 70% उनको मिलेगा, ये कंफर्म है। तो उनके लिए तो वो हमारा टारगेट नीचे जाता है। फिर जो ब्लू चिप कंपनीज है, 100 इंडेक्स की 100 ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन्होंने 50 मिलियन में से 5 करोड़ के शेयर एक कंपनी लिए हैं। उनके लिए बस अब बड़ी बड़ी कंपनी है, MCB है, ये UPL, इनके लिए 5 करोड़ रुपए के शेयर लेना पड़े। तो इस तरह करके हम अपना 100 बिलियन पूरा कर सकते हैं। एक एक्ट ऑफ लॉ आएगा जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड कहलाएगा। उस एक्ट ऑफ लॉ के तहत इन 3 तरीकों के तहत लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको इसके तहत ये रिटर्न्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटी करेगी थ्रू एन SPV, जिसमें ब्लू चिप 3 कंपनियां शामिल हैं, जिनकी मैनेजमेंट जबरदस्त है, तभी वो ब्लू चिप कंपनीज में है। और तीनों ENP कंपनी जिनकी रेपुटेशन जबरदस्त है। ठीक है जी। अब हमारी है, अब बाकी बच गया सिर्फ 137 बिलियन। जी हाँ सर, 200 बिलियन स्वाइप हो गया, 100 बिलियन पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड के तहत आ गया। अब 500 मिलियन हमें चाहिए। आप किसी से पूछ लें कि PIA को रिहेबिलिटेट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और ये भी ब्रिज फाइनेंसिंग है, जब तक उसका रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो आपको वो ये ब्लू चिप कंपनीज डेट इक्विटी बेसिस पे बैंक से रेस कर सकते हैं 70-30 की रेशो पे। बैंक के जो आजकल एसेट वर्सेस डिपॉजिट रेशो है वो बेतहाशा बढ़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, आपके डिपॉजिट ज्यादा है एसेट्स से, तो बैंक को सिर्फ 95 बिलियन की फाइनेंसिंग करनी है। किस बेसिस पे कि 100 बिलियन आपका इकट्ठा हो चुका है पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट फंड के तहत, 200 बिलियन आपकी जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी फ्री हो चुकी है। बैंक वुड लव टू डू दैट। और ये जो कंपनीज हैं 3, इनको सिर्फ 42 बिलियन रेस करना है ब्लू चिप कंपनीज के। तो आपके तीनों मसाइल हल हो गए। आपका PIA 50 जहाजों के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आ गया, और इस सारी इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल मॉडल के रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन है। उसकी प्रोजेक्ट IRR 26.7% बनती है, और इक्विटी IRR जो इक्विटी लगा रहे हैं वो 42.2% बनती है, और इसका पे बैक 6 साल में हो जाता है, और 25 साल आपके पास। ये कोई भी एक ऐसा मोस्ट लिक्विडेटिव प्रोजेक्ट हो सकता है। यस, और 6 साल में इसका आपका पे बैक पीरियड। तो मैं तो कहता हूँ ये आपने कहा, जिस दिन ये आपने कहा ना लोग किस तरह से इनकरेज हो, आप ये पहला एक्सपेरिमेंट करके देखें। ब्लू चिप कंपनीज देखिए, विन-विन सिचुएशन है। ब्लू चिप कंपनीज ने क्या है, उन्होंने बेसिकली तो 42 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया ना। उनकी 200 बिलियन की लायबिलिटी जो कि डेट लायबिलिटी थी, क्योंकि सर्कुलर डेट बढ़ता ही जा रहा था, वो पे ऑफ हो गई। प्लस ये है कि आपने एक एसेट एक्वायर कर लिया, आप पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप ब्लू चिप कंपनी है, आपने उसको एक्वायर कर लिया, और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट शानदार हैं। 25 साल का आपका कंसेशन पीरियड है, 6 साल में आपका पे बैक है, 42% आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये वो तरीका है जिसके तहत आप रिवाइव कर सकते हैं। किसी आप PIA के पास स्टील मिल पे आ गए, जिस दिन आपकी PIA की सक्सेस स्टोरी आ गई, यकीन कीजिए SOEs लोग ढूंढ रहे होंगे, ब्लू चिप कंपनीज वाले SOEs। जिस दिन ब्लू चिप कंपनीज इन्वॉल्व हो गई, और उस दिन आपका नॉर्मल जो आपका कह रहे थे मोटिवेट किस तरह होगा, आपका जो लोकल इन्वेस्टर मोटिवेट होगा, आपका एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी मोटिवेट होगा, और हम ये तमाम आप PIA का एक्सपेरिमेंट इस तरह करके। अच्छा, ये को मैंने ऐसी चीज नहीं बताई जो मैंने पहिया याद किया, मैंने आपको बताया, मैंने मुल्क बताया जहाँ ये चीजें इंप्लीमेंट हुई। इस तरीके से आपने इनोवेटिव फाइनेंसिंग कर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ी चीज है कि इसमें पब्लिक फर्स्ट का कंसेप्ट है, पब्लिक फर्स्ट के बाद जनाब आपकी इनोवेटिव फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है, प्लस ये है कि आप एक जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये वो तरीके हैं कामरान की, इसके तहत आप किसी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो आपको 902 बिलियन सालाना का नुकसान पहुंचा रही है और 23% ज्यादा का, आप उसको एक फ्रूटफुल, प्रोग्रेसिव और
प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि ये तरीक़ाकार लोगों तक पहुंचाएं। इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी है, किसी किस्म का कोई डाउट है, आपने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों को मैंने स्टेज वाइज जवाब दे दिए। आप मुझसे पूछें, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अहल करे इसके कि हम ये तरीके अडेप्ट कर सकें जो दुनिया ने अडेप्ट किए हैं, जो प्रूवन सक्सेस मेथड्स हैं, और हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने का शुक्रिया तो सर एक तरफ है, लेकिन आप यकीन करेंगे आपने सर जो बातचीत की है ना, उसका मैं आपसे जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ काम है, बिकॉज मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि आप मुझे एक इतनी सिंपल सी एग्जांपल दे के ये बता देंगे कि इट्स नॉट ओनली द पीआईए बट द कंप्लीट पाकिस्तान, यू नो, मतलब कैन कम बैक ऑन द ट्रैक। यस, ये तो आपने एक चीज बताई है, वही बात है ना आपकी कि आप एक चीज को जब पकड़ेंगे तो कैसे बाकी चीजें सारी साथ साथ कनेक्टेड है। ये नाज़रीन, आपने पॉडकास्ट देखा है हमारा आज का। मैंने इसमें बड़ी दिलचस्पी जाहिर की बिकॉज के मुझे ये लगता था कि अब पाकिस्तान के पास सर्वाइवल का मेरा नहीं ख्याल था कि कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है। और सलमान साहब ने जिस तरीके से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनके बारे में बात की, और जिस तरीके से उन्होंने पीआईए जो कि एक हमारी इस वक्त एक दुखती रग है और डूबती जा रही है और समझ ये नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, उसका एक इंतहाई आसान सा एक फार्मूला दे दिया है। नाज़रीन, हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे घरों में भी इस तरह के माशी मसाइल आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम उस हिस्से को काट देते हैं। ये नहीं है कि वो कोई नासूर हम उसको बना देते हैं, हम उसके लिए कोई ना कोई दवा कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं, और दवा लगते ही वो चीज जो नासूर की तरफ जा रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अफजाइश करती है और हमारे जिस्म का वो हिस्सा वापस आ जाता है। हमारे घर का वो फर्ज जो कटने वाला होता है वो वापस आ जाता है। अपने घर में लोग अपने नशे बच्चों को भी तो वापस कैसे रिवाइव करके लेके आते हैं। तो वो यही एक हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जो शोबे हैं ये जिस तरीके से जा रहे हैं नीचे, तो सलमान साहब ने जिस तरीके से हमें एक सिंपल एक पीआईए का फार्मूला बता दिया है कि वो एक कितनी एक महंगी हमारी एक कोऑपरेटिव हमारा एक सिस्टम है, और हम बेसिकली उसको कितना सस्ते तरीके से उसको बेच रहे बल्कि फेंक रहे हैं, जान छुड़ाने वाली बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम ये चाहें तो ना सिर्फ पीआईए, एक तो ये कि उनके फ्लीट में इतना बड़ा इजाफा हो जाता है और वो वापस अपने पैरों पे भी खड़े होते हैं, बल्कि उसकी वजह से पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होता है। मेरा ये तमाम वो लोग जो ये देख रहे हैं, इन सब से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज इस पॉडकास्ट को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, और उन कानों तक, उन ऐवानों तक पहुंचाएं जो ये समझते हैं कि पीआईए के पास अब सर्वाइवल का कोई हल नहीं है। और आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जहन में, डेफिनेटली आपके जहन में आएंगे, बहुत से आएंगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना क्वेश्चन पोर्ट्रे करें, सलमान साहब तक हम आपका क्वेश्चन पहुंचाएंगे। और ये बात नहीं कि हम इनको अब जाने देंगे यहाँ से, हम इनको गाहे बगाहे यहाँ पे लेकर आएंगे मजीद और प्रॉब्लम्स और मसलों के साथ। तो इंशाल्लाह जी दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।